सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। उज़ैर बलोच, लियारी का वो नाम जिससे बच्चा बच्चा वाकिफ था। एक वक्त था जब उज़ैर बलोच के नाम से लोग बाकायदा कांप जाते थे, कांपना शुरू कर देते थे। एक वक्त था जब उज़ैर बलोच का सुनकर बड़े बड़े लोगों के वाकई पसीने छूट जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे का अंजाम बुरे के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। कल का उज़ैर बलोच, जिसको पूरा लियारी नाम और काम से जानता था, आज उसको कोई ऑन करने को तैयार नहीं है। कल का उज़ैर बलोच जो लियारी के अवाम का नुमाइंदा बना घूमता था, आज उसको कोई पहचानना भी नहीं चाहता। उज़ैर बलोच नाज़रीन कोई फ़र्द नहीं है, बल्कि एक किरदार है। ये किरदार हमें अपने मुआशरे में बारहा दिखाई दिया। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। कभी ये किरदार सौलत मिर्ज़ा की शक्ल में दिखाई दिया, कभी यही किरदार रहमान डकैत, और कभी ये किरदार बाबा लाडला के नाम से हमारे ही मुआशरे में हमें नजर आया। इस किरदार को अदा करने वाले अफराद बदलते रहे, लेकिन काम एक ही लिया जाता रहा। इनको कुछ लोग अपने मुफाद के लिए, आप कह लें कि इस्तेमाल करते रहे, पैसे भी देते रहे और इनकी पुष्पनाही भी करते रहे। और जब ये पकड़े जाते तो हर शख्स इनसे लाताल्लुकी का इजहार कर देता। सौलत मिर्ज़ा, कौन नहीं जानता था कि सौलत मिर्ज़ा कौन है और उसे किस सियासी जमात की हिमायत हासिल है। बकौल सौलत मिर्ज़ा, उसने अपनी सारी ज़िंदगी एक सियासी जमात के लिए वक्फ कर दी और आखिर में उसको उसी की सियासी जमात ने पहचानने से इनकार कर दिया। चंद रुपयों के एवज़ सौलत मिर्ज़ा ने अपनी दुनिया और आखिरत के साथ साथ अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल तक तारीक कर दिए। अब यही हाल उज़ैर बलोच का हुआ। आज उज़ैर बलोच कानून की गिरफ्त में, जिस लियारी में वो दंदनाता फिरता था, जिस कराची का उसने अमनो अमान ख़राब कर रखा था, जिसके नाम का ढोल बजाया जाता था, आज उसे कोई पहचानने को तैयार नहीं। जबकि उसके बीवी बच्चे दुहाइयाँ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उज़ैर कौन जानता था, उसके किन किन लोगों से ताल्लुकात थे और उसके घर में कौन कौन आता रहा। ज़रा देखिए। अगर सुना भी कि उज़ैर बलोच की बीवी और बेटी जो कह रही हैं, पीपल्स पार्टी इससे मुकम्मल तौर पर इनकार कर रही है। अब हैरानी की बात है। हैरानी की बात यह कि उज़ैर बलोच ने इतना अरसा कैसे तने तनहा लियारी पर राज किया, कैसे 50 से ज़्यादा अफराद का कत्ल कर दिया और सिंध हुकूमत इसके खिलाफ कोई ठोस एक्शन ना ले सकी। सवाल तो इसके साथ साथ ये भी है कि उज़ैर बलोच के एतराफ़ात की जो JIT सिंध हुकूमत ने पेश की है, क्या वो या नहीं, क्योंकि उस JIT पर भी कई सवालात उठ चुके हैं। देखिए, हुकूमत ने जो JIT रिपोर्ट पब्लिक की है, उसमें पीपल्स पार्टी समेत किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी या आला क़यादत से ताल्लुकात का जिक्र नहीं किया गया। उज़ैर बलोच समेत उसकी फैमिली ने आपको मैं याद करवाती चलूँ, ये दावा किया है कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी उससे मिलती रही है। अभी आपने क्लिप भी मुलाहिज़ा किया था। अब दूसरी अहम बात यह है कि उज़ैर बलोच के बकौल उसने असर व रसूख की बुनियाद पर गुंडों को मदद देने वाले पुलिस अफसर लगवाए, अपने मुखालिफिन को पुलिस मोबाइल में पुलिस अफसरों के ज़रिए अगवा भी करवाया। अब ज़रा नाज़रीन सोचिए कि एक शख्स खुद ये इतने एतराफ़ात करता रहा और अभी आपको जो मैंने क्लिप दिखाया कि उस शख्स की बीवी, उसकी बेटी खुद क्या क्या बता रही कि हमारे घर में कौन कौन सी शख्सियत आती रही, और एंकर भी हैरानी से पूछ रहे कि ये शख्सियत आपके यहाँ आती रही। और फिर आप ये देखें कि जो ये 36 सफ़ात पर मुश्तमिल 35-36 सफ़ात पर मुश्तमिल JIT रिपोर्ट पब्लिक की सिंध हुकूमत ने, इसमें पीपल्स पार्टी समेत किसी भी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी, किसी आला क़यादत का जिक्र तक मौजूद नहीं है। इसके बाद शाहजहान बलोच पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली, सिर्फ 2 माह बाद, मैं आपको बता रही हूँ कि शाहजहान बलोच 2 महीने बाद पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुआ। कराची में एक अरसे तक उज़ैर बलोच ने दहशत गर्दी, गुंडागर्दी और कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म किए रखा, बाकायदा बाजार गर्म किए रखा। तो कैसे किसी की पुश्त बनाई के बगैर सवाल पैदा होता है, क्या JIT रिपोर्ट अधूरी है? और अधूरी है तो फिर मुकम्मल रिपोर्ट कहाँ है? असल JIT रिपोर्ट अली जैदी के पास है,
या सिंध हुकूमत के पास है? मुस्लिम लीग नून का GIT रिपोर्ट पर आखिर मौक़िफ़ क्या? इन तमाम सवालात के जवाब आज मैं तलाश करूँगी। मौजूद मेहमान जो मेरे हैं सबका तारुफ करवा दे। तो तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे शौकत बसरा साहब, पीपल्स पार्टी से इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे आगा रफ़ीउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम में अताउल्लाह तारड़ साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब, दिफाई तजिया कर, सीनियर दिफाई तजिया कर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी क्योंकि आपकी एक न्यूट्रल राय होगी। उज़ैर बलोच, हम देखते हैं जनरल साहब कि जी एक अरसे तक हमने देखा कि कराची में बाकायदा दंदनाता रहा, लियारी का बेताज बादशाह बना रहा, बकौल उसने अपनी मर्जी के पुलिस ऑफिसर लगवाए और पुलिस मोबाइल में बंदे भी अगवा करवाए। अब जनरल साहब हर जी शऊर बंदे के जहन में एक सवाल आता है, जो ज़रा भी अक्ल शऊर रखेगा वो कहेगा कि ये सब बगैर किसी की पुष्पराही के, बगैर किसी की मदद के कैसे मुमकिन हो गया? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि किसी की पर्सनलाइजेशन के बगैर इतने लंबे अरसे तक इतने ज्यादा क्राइम आम आदमी के लिए मुश्किल है करना, और लाजमन वो पर्सनलाइजेशन तो कहीं ना कहीं होगी। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जब उज़ैर बलोच पकड़ा गया तो उसके बाद उसके बहुत सारे बयानात आते रहे जो मीडिया के लोग उससे मुख्तलिफ वक्तों में पूछते रहे, और वो मीडिया पे अखबारात की जीनत की चीजें बनी, और जिन जिन लोगों के नाम आ रहे थे बड़े प्रोमिनेंटली जिक्र होता था, वो आज इस रिपोर्ट में जो GIT सिंध गवर्नमेंट ने रिलीज की है उसमें वो नजर नहीं आते। तो एक लिहाज से वो मशकूक है रिपोर्ट इन चीजों की वजह से। लेकिन मेरा एक अपना जाती मुशाहिदा है जिसकी बुनियाद पे मुझे ये इस बात का शक है कि वाकई इस रिपोर्ट को टेम्पर किया गया है, एडिट किया गया है या इसमें तब्दीलियां की गई हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट आपको याद होगा कि एक GIT रेंजर्स ने तैयार की थी डॉक्टर आसम के बारे में, और उसका भी उन दिनों बड़ा चर्चा आता रहा कि जी इन्होंने टेररिस्ट को पनाह दी हुई थी, टेररिस्ट को ट्रेन ये मदद करते रहे। लेकिन जब GIT पुलिस के हवाले की गई, क्योंकि रेंजर्स में उनके पास ट्रायल का इख्तियार नहीं था, चालान का इख्तियार नहीं था, चालान भेजने का, नतीजा ये कि वो हवाले की गई पुलिस को जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो 2-4 दिन में ही उसमें कुछ तब्दीलियां कर दी गई। पता इस तरह लगा कि एक प्राइम टाइम शो में, एक बड़े चैनल के प्राइम टाइम शो में उस रिपोर्ट का बड़ा मजाक बनाया गया कि रेंजर्स ने ये इंक्वायरी तैयार की है, ये GIT की है, जिसमें आप देखिए कि गवाहन कौन है, ये गवाह फना ये तो 10 साल पहले मर चुका है, फना बंदा गवाह इसका रखा हुआ है, वो तो फतेह इस्लाम का आदमी कोई नहीं, तो ये देखिए जी ये फिक्टिशियस इस तरह की इन्होंने बना के दे दी। अब नेचुरली मुझे भी ख्याल पैदा हुआ कि भाई ये अगर इतना घटिया काम किया रेंजर्स ने कि ये गवाह 10 साल पहले मर चुके हैं और यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये क्या बात हो गई। तो जब मैंने इस पर तहकीक शुरू की तो असली रिपोर्ट हाथ लगी तो उसमें तो वो गवाहान कुछ और थे। तो नेचुरली उस शख्स को, डॉक्टर आसम को बचाने के लिए उसमें कोई जगलरी की गई जिसकी बुनियाद पे वो रिपोर्ट बदल गई। अब नेचुरली रेंजर्स या किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये जो एक चैनल ऑफ कमांड है कि आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू जाना है, उसके अलावा वो रिपोर्ट को दाएं बाएं खुद पेश नहीं कर सकते। नतीजा ये कि वो अदारों में तो रिपोर्ट पड़ी होती है जो ओरिजिनल है, लेकिन आगे उसका क्या होता है वो उनके बस में नहीं, और ना ही वो चैलेंज कर सकते हैं। अब ये कि फेडरल गवर्नमेंट है, अगर ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत अदारे थे, इंटेलिजेंस के हों या दूसरे रेंजर्स वगैरह, उनके पास मौजूद है, फेडरेशन ले सकती है। फेडरल गवर्नमेंट उनको कह सकती है कि जी आप हमें ओरिजिनल रिपोर्ट दें, और ओरिजिनल रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट अपनी एक कमेटी मुकर्रर कर दे, वो दोनों रिपोर्टों को देख लें। तो इसके स्पीकर के नीचे बन सकती है कमेटी या कुछ, भारत पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो जाए और वो फैसला कर सकती है कि जी ओरिजिनल रिपोर्ट कौन सी है और क्या उसमें कौन लोग मुलव्वस हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि असल क्रिमिनल, असल लोग जो वो अगर बच जाते हैं तो इस तरह के बेचारे दरमियाने वाले लोग जो दरमियान में। ठीक है जनरल साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, काफी डिटेल में आ गया। ठीक है, अब मैं ठीक है आगा रफ़ीउल्लाह साहब, शायद अभी कोई टेक्निकल फॉल्ट है, मेरी टीम ने बताया, वरना मैं आगा साहब आपकी तरफ आना चाहती थी, आपसे बेसिक सवाल मेरा बनता है। लेकिन उससे पहले मैं
बसरा साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ और आगा साहब के साथ जरा प्लीज उनकी लाइन दोबारा कनेक्ट कीजिएगा ताकि उनसे मैं सवाल पूछूं। आज तो उनको जवाब देना चाहिए। शौकत बसरा साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपसे भी एक सवाल है। अली जैदी के पास मुकम्मल जीआईटी रिपोर्ट कहाँ से आई बसरा साहब? डॉक्टर फिजा, पहली बात तो ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, हुकूमतें जो लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, जब हुक्मरान और जुर्म और मुजरम आपस में मिल जाएं, उसका नतीजा वही निकलता है जो कराची का हाल हुआ। हमारा वो कराची जो मिनी पाकिस्तान है, जो रोशनियों का शहर है, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की शाहरग है, पाकिस्तान का मिनी पाकिस्तान है। पूरा पाकिस्तान वहाँ पे आबाद है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ एक इकॉनमी हब है और पाकिस्तान चल रहा है। वहाँ पर जिस अंदाज के अंदर अरसा दराज से लाशें गिर रही थी, जिस तरह भत्ता लिया जा रहा था, कभी ये लोग किसी रूप में सामने आते थे, कभी उसी, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, मैं एक फिक्रा कह के आपकी बात का जवाब देता हूँ डॉक्टर फिजा, जब तक मुल्ज़िमों की पुष्टपनाही ना हो और इस लेवल पे ना हो कि जहाँ पर वो लोग जिन्होंने फैसले करने हैं हुकूमत के, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के, अगर वही लोगों की जानो माल के दुश्मन बन जाएं, वही अगर कत्ल करवाना शुरू कर दें, डाके मरवाने शुरू कर दें, कमीशन लेनी शुरू कर दें, चोरियां करनी शुरू कर दें, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है और वही नतीजा होता है जो इस जीआईटी रिपोर्ट में आपके सामने आया है। डॉक्टर फिजा, आपने कहा कि जैदी साहब के पास रिपोर्ट किस तरह आई है। पहली बात तो इसका जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये कहता है, अच्छा डॉक्टर फिजा, मेरा उसमें जिस तरह आपके अपने ज़राए हैं, हर किसी के अपने अपने ज़राए होते हैं, बहुत सारे दोस्तों के। देखिए ना, मैं फिर कह रहा हूं कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया। सिंध गवर्नमेंट ने जो कम हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट में किसी दोस्त से, उन्हें किसी ब्यूरोक्रेट से मिल गई हो, किसी उनके सियासी आदमी से मिल गई हो और उनके हाथ में वो, तो मेरा उनसे ज़ाती तल्लुक़ है। मैंने एक दफ़ा पूछा था, उन्होंने कहा हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जीआईटी रिपोर्ट शाया करें, अदरवाइज मेरे पास कंप्लीट, और इसलिए वो शाया नहीं कर रहे कि इसमें डायरेक्ट जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जिनमें आसिफ अली जरदारी साहब या उनकी बहन जो है, या अभी डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का नाम आया, बाकी लोग के नाम आ रहे हैं, डायरेक्टली मुलव्वस हैं, इसलिए वो नाम शाया नहीं कर रहे और जीआईटी रिपोर्ट शाया नहीं कर रहे। तो सो इसको, ये डिबेटेबल बात नहीं है। डिबेटेबल बात ये है कि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, ये इंतहाई हौलनाक है, ये इंतहाई खौफनाक है। और मैं आपके प्रोग्राम में मुतालबा करता हूं, चले बसरा साहब, आगा साहब, जी जी नोटिस ले, ठीक है, इसका 100 मोटो नोटिस ले, ठीक है जी, इसका 100 मोटो नोटिस ले और तमाम हकायक कौम के सामने आने चाहिए। ठीक है जी। चलिए मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। ताहिर साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं जरा आगा रफ़ीउल्लाह साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगी। आगा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो तहरीक इंसाफ को चले आप छोड़ दें, आप ये बसरा साहब की बात भी छोड़ दें, अली जैदी की बात भी छोड़ दें, नबील गबोल साहब क्या फरमा रहे हैं? आपको पता है कि जीआईटी रिपोर्ट मुकम्मल पब्लिक नहीं की गई है। अब सर कुछ तो ऐसा है जिस पर एतराज आपके करीबी साथी भी उठा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे बात करने का मौका दिया। मैं आपको देखें एक बात बताऊं, सबसे अहम बात यह है कि जो जनरल साहब ने एक बात की, वो ये थी कि हमें कौम को हम इतना कंफ्यूज कर क्यों रहे हैं। 6 लोगों के साइन है, हमने 6 के लोगों के जीआईटी की रिपोर्ट सामने रखी है, हम कहते हैं कि यही रिपोर्ट है। आप कहते हैं कि नहीं, ये जो 4 साइनों वाले जो आप लेके आए हैं, उसके लिए अगर आपको किसी कोर्ट से मिली है तो कोर्ट की दिखा दें, हम मान लेते हैं। या तो ये जो 4 इदारे हैं, मुतबर इदारे हैं हमारे मुल्क के, हर इदारा हमारा मुल्क का हमारे लिए मुतबर है, इन चारों इदारों में से कोई, क्योंकि ये मातहत है वफाक के, इनसे कोई हाँ ना का जवाब ले दे। कौम को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? इशू ये नहीं है, इशू असल में ये है कि कराची में बिजली नहीं है, इशू ये है कि कराची में लोग अपने घरों में नहीं बैठ सकते, बाहर नहीं निकल सकते, इशू ये ना खाने को है ना पीने को, इशू ये है कि सिर्फ कौम को डाइवर्ट करने के लिए रफ़ीउल्लाह साहब आप कह रहे हैं कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो आपके तो अपने लोग कंफ्यूज हो गए हैं ना। मैंने नबील गबोल साहब का नाम आपको सुनाया कि भाई वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके तो अपने करीबी कंफ्यूज हो गए। मुझे नबील गबोल साहब की ना मैंने बात सुनी है और ना मुझे उनके बारे में पता है कि उनको क्या कंफ्यूजन है। मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ, अगर कोई हमारा भी अली जैदी की तरह, चले मैं तो उनका नाम लेके आपसे बात कर रही हूँ ना। मैं आपसे डॉक्टर चले आप अपना मौक़िफ़ से आगाह कीजिए। जी मैं सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेंबर नेशनल असेंबली हूँ, मेरे कंधों पे कुछ जिम्मेदारी है, मैं लोगों के वोट लेके आया हूँ। मुझे चाहिए कि मैं हर बात
नपीतुली करूं। मुझे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की हैसियत से होते हुए मेरे हाउस में खड़े होकर कलमा पढ़ के कहूं कि जी ये जीआईटी रिपोर्ट है, तो अब होना ये चाहिए कि जीआईटी रिपोर्ट को मुझे साबित करना चाहिए कि जी ये रिपोर्ट, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट मुझे कहाँ से मिली है, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट मुझे दी है, क्यों ये चीजें छुपाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। असल बात ये है, मैं आपको दोबारा डॉक्टर साहब बता रहा हूँ, वो सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं असल इश्यूज से। अच्छा ठीक है जी, आप कह रहे हैं वो डाइवर्ट कर रहे हैं असल इशू से, ठीक है। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जरा साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं जरा तारड़ साहब को शामिल, बसरा साहब जी जल्दी, मैं फिर तारड़ साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ। जी जी बसरा साहब जल्दी से। डॉक्टर फिजा, अंदाजा करें डाके, चोरियां, कत्लो गारत, भत्ता, लैंड ग्रैबर्स, इनके नजदीक कोई इशू नहीं है, इसलिए कि इनके सब लोग उसमें मुलव्वस हैं। अभी नबील गबोल साहब ने बात कर दी, उन पे भी शक है। क्या खाका रफीउल्लाह साहब मुतालबा करेंगे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसके ऊपर 100 नोटिस लें और असल हकीकत सामने ले आए कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है? चलिए जी, अताउल्लाह तारड़ साहब की तरफ मैं आती हूँ। तारड़ साहब, पनामा जीआईटी पर आप लोगों को एतराज था, जबकि मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी खुश थी। उज़ैर बलोच से मुतालिक जब ये जीआईटी सिंध हुकूमत ने रिलीज की, इस पर अब तहरीक इंसाफ को एतराज है। नून लीग का क्या मौक़िफ़ है इस पर, क्लियर मौक़िफ़? देखिए बात ये है कि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जी जमा करानी होती है और वो तफ्तीश सफाई मिसल पे आती है और ट्रायल कोर्ट में जब मुल्जिमान को सजा होती है तो वो जीआईटी की रिपोर्ट जो है वो मलूज़े खातिर रखते हुए इस मामले को आगे चलाया जाता है। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये जो जीआईटी की रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट ने पेश की है, ये या तो फिर इसका ये है कि फॉरेंसिक करा दिया जाए, दूध का दूध पानी पानी हो कि असल रिपोर्ट कौन सी है, क्योंकि जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट की थी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, कोर्ट में भी जमा करानी थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, बट अली जैदी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनका एक अपना मौकफ आ गया है। मगर मैं समझता ये हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट की तरह बिहेव करना चाहिए। इस सारी पॉइंट स्कोरिंग के अंदर मैंने उन लोगों का नाम नहीं सुना जो बेचारे जल के मर गए या जो मर्डर हो गए या जो दुनिया से चले गए। शोर ज्यादा उस पे था कि जी फलां का फलां के साथ और फलां का फलां के साथ। तो देखिए वो ख्वाहिश जरूर होगी कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं लिंक इस्टेब्लिश किया जाए, मगर जो जीआईटी की असल रिपोर्ट है उसको फोरफ्रंट पे आने से ना रोका जा सकता है ना वो रुक सकती है, क्योंकि वो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, उस रिपोर्ट में पेश होना ही होना है। एंड इट्स हाई टाइम कि देखिए फेडरल गवर्नमेंट को अगर ये था मामला तो ये कोर्ट जाते और ये नकल अप्लाई करते। एक लीगल तरीका है कि आप जीआईटी की नकल अप्लाई कर देते, कहते जी हमें हवाले की जाए, इस पे हमारी भी फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी से हम प्रोसीड करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात करना चाहता हूँ कि 2013 और 18 तक हमारा टेन्योर था। आप वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के विजिट उठा के देख लीजिए और जिस तरह वो कराची गए और कराची में उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से। ठीक, सिंध गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान फौज हो, पाकिस्तान रेंजर्स हो, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाया और देखिए वो वजीर आजम पाकिस्तान। अच्छा, मुझे अर्जेंट ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे तारड़ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। आगा रफीउल्लाह साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। आगा साहब, उज़ैर बलोच की फैमिली ने कई बार ये कहा है और वो क्लिप हमने अभी भी दिखाया प्रोग्राम में, वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत उज़ैर बलोच के घर आती जाती थी, उनकी बीवी का कहना, उनकी बेटी का कहना। अब कुछ तस्वीर भी वायरल हुई थी। ऐसा असर कैसे हो सकता है कि लियारी का बदनामे ज़माना शख्स पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ एक तकरीब में भी दिखाई दे और पीपल्स पार्टी कहे कि उसका ताल्लुक ही नहीं है, यानी पीपल्स पार्टी उससे वाकिफ ही नहीं है? ज़रा आज ये समझा दें आप। देखें, ये सिंपल सी बात है कि मेरे हल्के में जब मैं इलेक्शन में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रोग्राम किए, जिनकी शादियां हुई, जिनके मुख्तलिफ इवेंट्स होते थे, उसमें मैं जाता था। बहुत से लोग, बहुत से जो शख्सियात है वो आके उस प्रोग्राम में हमारे साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवाना, बैठना, फिर उसके बाद आप इस किस्म की एक्टिविटी पे आप ये कहें, देखें आप ये कहें कि
ये जो साहब हैं उजैर साहब, ये हमारे टिकट होल्डर हैं या हमारे कोई ओहदेदार रहे हैं या हमारे किसी पार्टी प्रोग्राम में ये इन्होंने होस्ट किया। ये देखें, आप अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये कराची में इसकी क्योंकि मदर टंग बलोची है, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलोच, सिंधी, कराची वाले, ये तमाम लोग क्योंकि ये सपोर्टर्स हैं। अब आप सिर्फ इस बिहार पर हर कौम में हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। हमारे किसी आगा साहब सिर्फ इस बिहार पे तो बात ही नहीं हो रही ना। अभी हमें क्लिप दिखा रहे थे, वो एक एंकर रहे हैं वसीम बदामी, उनके प्रोग्राम का क्लिप दिखा रहे थे पुराना, जिसमें इन साहब की बेगम, इनकी बेटी ये एतराफ़ कर रही कि हमारे घर, हमारे इस कमरे में आके बैठा फलां, वो नाम ले लेके बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोगों। देखें, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, इस टाइम एक ये जीआईटी का मौसम है, एक जीआईटी और भी बल्दिया की अभी आई है, और वो जीआईटी का जो असल इशू ये है कि जिसका स्टेबल है, जिसकी हर बात कंफर्म हो गई है कि राह से पैसे लेके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना वो पार्टी, वो पैसे लेके 300 लोगों को जलाना वो पार्टी, वो सारे लोग, उसकी कोई डिस्कशन नहीं हो रही जो मेन इश्यूज है। असल बात आपको मैं दोबारा, मैंने एक थोड़ी देर पहले भी कहा कि आपने जब कौम को गुमराह करना हो, डाइवर्ट करना हो, और ये अच्छा मुझे एक बात बताएं, थोड़ी देर के लिए अगर आपने ये कंफर्म करना है कि जी ये जीआईटी जो अली जैदी जो कह रहे हैं ये सच्ची है, तो क्या इसमें कौन सा मुश्किल काम है? क्या आपने इंडिया के राह से ये कंफर्म करवाना है या मूसा से कंफर्म करवाना है, ये किससे कंफर्म करवाना है? आप कंफर्म करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपका प्रॉब्लम ये नहीं है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने कौम को सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। ठीक है, अच्छा जनरल साहब, जैसा कि आगा साहब इस इतने बड़े मामले को कह रहे हैं कि ये तो बस जीआईटी का मौसम है, मतलब जैसा जीआईटी नहीं होगी, कोई कोरोना वायरस हो गया कि फैल गया, और वो कह रहे हैं जी बहुत से जो उनसे नज़र हटाना, तवज्जो हटाना, मुझे उनकी बातें समझ नहीं रही। अगर आपको समझ रही तो प्लीज़ ज़रा मेरी रहनुमाई कर दें इस प्रोग्राम में। नहीं, देखिए इस वक्त ये जीआईटी चूँकि बिल्कुल ताज़ा ही है और इसमें इंकशाफात भी मौजूद हैं, बहुत सारे इंकशाफात जो पहले होते रहे वो गायब भी हैं इसमें। उस लिहाज से एक चीज़ अंडर डिस्कशन है, हर तमाम चैनल डिस्कस कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये आज ये जो इशू है ये मुल्क के तमाम मसाइल के ऊपर हावी हो गया, ये आज का एक करंट इशू है। सो नेचुरली इसके अपने मुज़मरात हैं। अगर किसी भी जीआईटी के नतीजे में आप असल लोगों तक जो कि पैटर्नाइज करते हैं जुर्म को, उन तक ना पहुंच सकें तो वो जीआईटी बेकार, उसका क्या फायदा? जो कमजोर आदमी है, जो आपका अदाकार बना, वो तो सजा पा गया, लेकिन आप कल को उन लोगों को देखें जो पैटर्न है इन चीजों के, वो कल किसी और को अदाकार बना लेंगे तो जुर्म तो चलता रहेगा। तो ये वो चीजें हैं जो कि कौम के मुफाद में नहीं, तो नेचुरली आप उसको मुल्की मुफाद की रोशनी में देखते हैं कि इतने बड़े वाकयात, एक आदमी 50 लोग कत्ल कर गया और उसका कोई अता पता ना मिले कि वो किसके कहने पे करता रहा और क्या होता है, तो वो तो मुनासिब नहीं है। हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी मुल्क की नहीं रहती, और फिर आप अगर जुर्म की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो जुर्म खत्म नहीं होगा। लिहाजा ये सिर्फ यही नहीं, मुझे अफसोस है कि बल्दिया वाले इंसिडेंट की इंक्वायरी 8 साल के बाद जीआईटी आज सामने आ रही है, और उसमें भी आप देख लीजिए कि एमपीएम ने कई क्वेश्चन रेज कर दिए उस पर। तो ये चीजें जो है ये हमें बड़ा परवक करनी चाहिए थी। ये जीआईटी भी जो आज आप कर रहे हैं, अब इसकी उदैर बलोच वाली, ये भी काफी देर से मुकम्मल होकर पड़ी हुई थी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने बड़े देर से इसको। अच्छा जनरल साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक ये भी तकरार जारी, क्योंकि वक्त की कमी है तो हो सकता है मैं दोबारा आपकी तरफ ना आ साहब की तरफ भी जाना है, बसरा साहब का भी लास्ट कमेंट लेना है। एक ये तकरार भी जारी की जो जीआईटी की रिपोर्ट के कुछ सफात पर दस्तखत नहीं है, तो उस हवाले से जरा बताएं, साथ कह रहे जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इस पर जरा खुलकर रोशनी डालिए। देखिए, जिन सफात दस्तखत नहीं होंगे उनके बारे में यही तस्वर किया जाएगा कि वो तब्दील किए गए, क्योंकि जब जीआईटी या कोई भी रिपोर्ट या इंक्वायरी बनती है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यही किया जाता है कि तमाम मेंबर हर पेज के ऊपर दस्तखत करते हैं। बाहर सामने और आखिर में तो दस्तखत होते ही हैं, लेकिन हर पेज को तमाम मेंबर दस्तखत करते हैं ताकि कोई भी आदमी उनमें से कोई तब्दील ना कर सके, या एक मेंबर भी अगर करना चाहे तो वो ना कर सके, क्योंकि वो सारे मेंबर्स के दस्तखत है उसके ऊपर। तो अगर वो कोई ऐसे पेजेस उसमें हैं जिनके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं हैं, तो वो तो लाज़मी बात है कि वो जीआईटी जो है वो मशकूक हो, आप उसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो पेजेस जो दस्तखत नहीं है उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा।
जितने भी मेंबर्स हैं वो कहेंगे जी हमें इसका पता ही नहीं, हमने तो दस्तखत किए थे वो पेश किए थे। तो इस वजह से, और जिस तरह ये अभी तारड़ साहब कह रहे थे कि इसको एक अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और उसका तरीका यही है कि इनके पास अदारे इनके पास हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उनमें से रिपोर्ट मंगवाई जा सकती है और पार्लियामेंट्री कमेटी मंगवा ले या अदालत में चले जाएं, लेकिन होना जरूर चाहिए इसका फैसला ताकि आप हकायक तक पहुंच। ठीक है जी। अच्छा अता साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। तारड़ साहब, उज़ैर बलोच हो जाए, सौलत मिर्जा हो जाए, इन जैसा कोई भी किरदार, अब जरा मुझे जरा ये बताइए कि इनके पीछे जब तक कोई नहीं होगा या इनकी जब तक कोई पुष्टपनाही नहीं करेगा, तब तक कैसे ये इतने ताकतवर हो सकते हैं? देखिए, बात ये है कि इस मुल्क की तारीख अगर आप उठा के देखें तो आपको ऐसे इंसिडेंट्स मिलते हैं कि जहां पे लोगों ने बड़ा बड़ा जो है वो जुल्म ढाया है। और मगर बात ये है कि जब देखिए इस पर्टिकुलर मामले की अगर आप बात करें तो कराची के हालात जिस तरह के थे और जिस तरह गैंग वॉर्स और वहां पे रोज किडनैपिंग फॉर रैंसम, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग, चोरी डकैती, ये रैम्पेंट थी। और मैं समझता हूं कि जो मैं बात कर रहा था 2013 से 18 का जो टेन्योर था, देखिए एक ऑपरेशन हुआ, मैं सलाम पेश करता हूं पाक फौज को, मैं सलाम पेश करता हूं पाक रेंजर्स को, मैं सलाम पेश करता हूं सिंध पुलिस को। एक जॉइंट एफर्ट था ना जी, सब इकट्ठे हुए और उस ऑपरेशन की पॉलिटिकल ओनरशिप ली गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहां जाके बैठे, उन्होंने नहीं कहा कि मैंने मुराद अली शाह के साथ नहीं बैठना या कायम अली शाह के साथ नहीं बैठना या मैंने फलां के साथ नहीं बैठा। तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पे बैठे और आपके चैनल्स पे जो टिकर चला करते थे कि रोज टारगेट किलिंग, रोज डकैती, रोज अगवा बराए तावान, जमीन आसमान का फर्क है। 2013 और 18 के दरमियान जो ऑपरेशन हुआ उसके नताइज हमारे सामने आए। तो देखिए जहां मसाइल होते हैं वहां मसाइल का हल भी होता है। मगर प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को भी मैं चाहूंगा, अब तो इनका खैर वो अब इनमें वो नहीं है कैलिबर, ना ये इनमें पॉलिटिकल विल है। कराची कितनी दफा गए हैं और कराची जाके कब स्टेक होल्डर से मीटिंग्स की हैं। आप एक सूबे का नाम लेना पसंद ना करें और आपके वज़रा आज इस तरह एक्ट करें जिस तरह वो ऑपोजिशन के अंदर हैं, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें तो वो उन विक्टिम्स का जिक्र ना करें जो जान से गए, वो पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। कल उनका ट्वीट देखा अली जैदी साहब का, मुझे दुख हुआ, उस पर लिखा हुआ था गेम ऑन है। मेरे घर का कोई फर्द कत्ल हुआ हो, बस रसा मैंने मुकम्मल कर लेंगे भाई जी, मैं थोड़ी मुख्तसर अपना मुका लांगा जी। जी प्लीज। गेम ऑन है लिखना, गेम ऑन है लिखना, यानी जो लोग अपनी जान से गए हैं, अगर मेरे खानदान का कोई फर्द गया होता और मैं कहता ये फाकी वजीर जो है ये गेम ऑन है लिख रहा है, तो ये गेम ऑन है नहीं है भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं, खुदा का वास्ता है, ये कोई गेम है नहीं, ना ये गेम है और ना ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। आप असल जीआईटी की रिपोर्ट जो है आप जाएं कोर्ट में, आप उसको लेके आए अवाम के सामने और बताएं कि जी नाइंसाफी क्यों हुई। ट्रायल भी कंडक्ट होना है और ट्रायल में भी ये कागजात और दस्तावेजात पेश होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर अस्कुद नोटिस देती है, पीपल्स पार्टीज की मुखालिफत तो नहीं करेगी? आगा साहब इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन पहले मैं बसरा साहब से जरा एक सवाल पूछ लूं। बसरा साहब, जिस तरह उन्होंने कहा तारड़ साहब ने कि जी मसाइल होते हैं तो उसका हल भी होता है। अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट पब्लिक हो, लेकिन होगा क्या? इस मुल्क की तारीख में किसी एक रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी एक शख्स को क्या सजा दी जा सकी? पनामा जीआईटी की रिपोर्ट पब्लिक हुई, नवाज शरीफ साहब नाअहल करार पाए, लेकिन वो भी आज बाहर लंदन में हम देखते हैं कि फिर रहे हैं। उज़ैर बलोच की मुकम्मल जीआईटी रिपोर्ट अगर मंजर-ए-आम पर आ भी गई बसरा साहब, तो क्या गारंटी है कि जिम्मेदारों को हुकूमत सजा देगी? नवाज शरीफ साहब को तो आप लोग रोक नहीं सके। देखिए डॉक्टर, एक मैं पहले बात डॉक्टर फिजा कर दूं कि तारड़ साहब जो अभी बात कर रहे थे, मुझे अभी तक याद है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर तारीख में पहली बार आई है। पहले ये आमरीत रही या ये दोनों पार्टियां 4-4 बार आती रहीं, तो यही मौक़िफ़ होता था मुस्लिम लीग नून का कि कराची के अंदर जो कत्लो गारत हो रही है, जो भत्ता माफिया है, जो गैंग वॉर्स हैं, जो टारगेट किलिंग है, जो अगवा बराए तावान है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और MQM पर है। निकाल लें, 2 साल पहले की बात है, दूर की बात ही नहीं है। अच्छा, आज जिस तरह बातों को ट्विस्ट दे रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान सबसे पहले है, सियासत होती रहेगी। आज आप जो कह रही हैं कि ये जीआईटी की रिपोर्ट आई है डॉक्टर फिजा, इसके ऊपर आप कितनी क्यों देख, पनामा वाला वाकया आया, पनामा का केस अदालत में गया, मियाँ साहब को सजा हुई। अब अगर मियाँ साहब यहाँ पर वो जब ये कहा जा रहा था कि वो जिंदगी मौत की कश्मकश में है, अगर उन्हें बाहर ना भेजा गया तो उसकी FIR इमरान खान पर दर्ज हो जाएगी,
उसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। वो जिंदगी एक एक पल पल एक मिनट गुजारा जा रहा था, सब घबरा गए। तो हुकूमत ने ये देखते हुए और नहीं घबरा नहीं, वो भी देखिए ऐसी बातें सुन के सब घबरा गया। आपको लगता है आज तक तारीख में डॉक्टर फिजा नहीं ऐसे नहीं हुआ, हमने तो नहीं जाने दिया जब अदालत का ये हुक्म आया मुझे पता है कि क्या नहीं आप वो बॉन्ड जमा करवा। बस मेरा सिंपल सा सवाल ये था कि रिपोर्ट पे रिपोर्ट पब्लिक हो कुछ भी हो, लेकिन अब मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कोई आप किसी को कैफरे किरदार आई है, मतलब किसी को ऐसी सजा ना मिल सके, अदालत में करारबाग की सजा ना मिल सके कि एग्जांपल सेट हो ना। आप तो नया पाकिस्तान बनाने चले थे ना, तब्दीली का नारा लगा के, लेकिन तब्दीली तो कोई नजर नहीं आ रही फालतू से चलने हैं और इसलिए मैं बार-बार तब्दील होते जाएं। ठीक है आगा साहब, मेरे पास आखिरी एक मिनट है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर आज खुद नोटिस लेती है आगा साहब, तो पीपल्स पार्टी मुखालफत तो नहीं करेगी? देखिए हम किसी ऐसी चीज की मुखालफत नहीं करते जो आईनी हो। अगर देखें ये रिपोर्ट, अगर मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं, अगर ये रिपोर्ट ये इन्होंने अदालत से ली है तो नोटिस फिर किस बात का अदालत तस्दीक कर देगी कि ये रिपोर्ट हमने शाया की है, हमने कॉपी दी है। ये असल प्रॉब्लम पता है, देखें ये गवर्नमेंट है, इनको चाहिए कि ये देखें यार बात करने दो, आपको तो हमेशा फजूल बात करने की बात करने देना यार, बात करने दो यार। ये बात ये है कि ये घटिया होगा जाता नहीं है आप लोगों से, बुरी बात है। एक आदमी बात कर रहा है, बीच में बात कर रहे हैं, आपने प्रोग्राम में बात की, मैंने बात की, घटिया आदमी। बसरा साहब मुझे सिर्फ बता दें, चलो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, आप अच्छा चलें कंप्लीट करें जरा। ठीक है आगा सब जल्दी। जी मेरा मौक़िफ़ चलाना चाहिए। आगा रफीउल्लाह साहब आपका मौक़िफ़ चल रहा है, लाइव जा रहा है, शो को रिकॉर्डेड शो नहीं, आप जो बोल रहे हैं लाइव जा रहा है। जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो आपसे सवाल पूछा, बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज देखें प्लीज डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट में इनको चाहिए कि अब ये इनिशिएटिव ले, ये अहकामात दें इदारों को कि ये पूछे कि क्या हकीकत है और उसके ऊपर फैसला करें। कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं कर रहे, एक्शन कोई नहीं ले रहे, ये कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा बसरा साहब मुझे जल्दी से जरा बता दें, 20 सेकंड है, क्या तहरीक इंसाफ अपने पूरे जो 5 साल है रिपोर्ट्स पर ही सियासत करके गुजारेगी? जी ठीक। बसरा साहब शायद मुझे मेहमानों का बहुत शुक्र। ब्रेक से आने के बाद सदीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे और बात करेंगे मीडिया फिरौन की। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। अब मैं बात करूंगी नए पाकिस्तान में बरकरार एक ऐसी रिवायत की जिसकी वजह से उठ रहे हैं कई सवालात, और सवालात उठ रहे हैं उस इदारे पर जिसको नैब कहा जाता है, एहतसाब करने वाला ये इदारा जिसको नैब कहा जाता है, जिसकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस कभी सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का हमने देखा इजहार किया, तो कभी अपोजिशन समेत कई अफराद ने नैब पर सवालात उठा दिए। इन सवालात में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब एक शख्स मुल्जिम होने के बावजूद ना जेल गया और ना ही उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की गई, बल्कि वो बीमारी के नाम पर बिल्कुल उसी तरह अस्पताल में आराम कर रहे जैसे नवाज शरीफ बीमारी के नाम पर लंदन में हवाखोरी कर रहे हैं। ना नवाज शरीफ को कोई पूछने वाला है और ना वो शख्स जिस पर तौहीने मजहब से लेकर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के इल्जाम हैं, उस मीडिया फिरौन को कोई पूछने वाला नहीं। नवाज शरीफ के मामले में ये तासुर जा रहा था कि हुकूमत कोई डील कर रही है या ढील दे रही है, डील या ढील। ऐसा ही मीर शकीरुर रहमान के मामले में नैब ये तासुर दे रहा है कि पसे पर्दा हम देखें कि कोई डील या फिर ढील का तस्वुर मौजूद है। इसी पे मैं बात करूंगी, नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान मेरे साथ मौजूद है। सदीक वार्म वेलकम। सदीक, पसे पर्दा क्या हो रहा है मीर शकीरुर रहमान के केस में? नैब की जो कारकर्दगी है, जो नैब की परफॉर्मेंस है, उससे किसी डील या ढील का तासुर दिखाई क्यों दे रहा है? देखें उसकी वजह यही है कि जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि 2.5 माह से वो जो हैं हॉस्पिटल के अंदर हैं और उनको वहाँ पे VVIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि हमारी नैब हुकाम से जो बात हुई आज, कल जो रात हमने बात की, उसके बाद नैब हुकाम से जो बात हुई, नैब हुकाम का ये कहना है कि इस मामले में ना तो कोई डील की जाएगी ना कोई ढील दिखाई जाएगी। उनका ये कहना है कि हम
मीर शकील रहमान के हवाले से जो केस हमने दायर किया है, जो रेफरेंस हमने दायर किया है, वो बड़ा तगड़ा है। उसमें बहुत सा ऐसा मवाद मौजूद है, बहुत सारा ऐसा मटेरियल मौजूद है कि मीडिया डॉन मीर शकील रहमान का बचना नामुमकिन है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो मैंने फिर पूछा कि लाहौर हाई कोर्ट में जो जमानत की दरखास्त है वो उसके हवाले से पहले ही कहा जा रहा है कि कोई जमानत हो जाएगी। उन्होंने कहा देखें जी, जमानत अबूरी रिलीफ है, फैसला अदालतों ने करना है, हमने तो अपने वहाँ पे दलाइल रखने हैं, फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने करना है, वो जो भी फैसला करें। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उनको जमानत मिल भी जाती है तो हम जो हमारा रेफरेंस है उसको जो हम आगे चलाएंगे उसमें ये बरी किसी भी सूरत में नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो आपने अपने इंटरव्यू में सवाल उठाया, असल में मैं समझता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत का भी इसमें देखना पड़ेगा कि जो जिस हॉस्पिटल में वो हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल के जिस एरिया में मियां नवाज शरीफ रहे उसी एरिया में हैं, वही सरबराह हैं हॉस्पिटल के जिन्होंने नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया, इनको भी वही प्रोटोकॉल दे रहे हैं और इनकी रिपोर्टें सारी क्लियर हैं, कोई मसला नहीं है। 2.5 माह तक इनको वहाँ पे रखा गया, वहाँ पे सारी सहूलियात दी गई हैं, फैमिली साथ है। बल्कि मुझे तो ये भी बताया गया है कि वहाँ पे कुछ खुशबुएं वो ला के उन्होंने रखी हुई हैं कि जी ये यूनान से मेरे तबीब जो हैं, मेरे तबीबों ने कहा है कि यूनान से एक खुशबू है, वो आप यहाँ पे अपने कमरे में रखें, वो भी रखी गई है वहाँ पर। ये सूरत हाल है, इस हद तक वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो नैब का मौक़िफ़ तो ये है कि हमारा केस बड़ा मजबूत है और हम इस केस को आगे चलाएंगे और इनको हम किसी भी सूरत में इस केस में बरी नहीं होने देंगे। अच्छा, यानी आपकी बात से मैं ये समझूं कि जैसे नवाज शरीफ बीमारी के नाम पर लंदन में आराम कर रहे हैं, वैसे ही मीर शकील भी गिरफ्तार होने के बावजूद अस्पताल में बाकायदा आराम कर रहे हैं और जो चाहते हैं वो होता है वहाँ पे। फिर नैब क्या कर रहे हैं सदीक? देखें, अभी तो हमें एक तो देखेंगे कि इसकी कल देखते हैं कि ज़मानत के हवाले से क्या फ़ैसला आता है। असल जो देखना पड़ेगा वो ये देखना पड़ेगा कि अगर ये मीर शकील रहमान, मुल्ज़िम मीर शकील रहमान को बेल मिलती है, उसके बाद हमें पता चलेगा असल कि नैब उनका नाम ECL पे डालती है या नहीं डालती, हुकूमत उनका नाम ECL में शामिल करती है या नहीं शामिल करती। उसकी वजह यह है कि जितने उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं, जितने उनके ऊपर संगीन केसेस हैं और जो कुछ हमें पहले ज़राए से बताया गया था कि उनके ऊपर तो जो उनका मोबाइल लिया गया, जो उनके खिलाफ चीज़ें आई, उसमें तो मुल्क की सलामती के खिलाफ ऐसी चीज़ें हैं जिनके उनके ऊपर बड़े सख्त केसेस बन सकते हैं। तो अगर ये देखना है कि अगर उनको इसमें जमानत मिलती है, उसके बाद हुकूमत और नैब का इदारा उनका नाम ECL में शामिल करते हैं या नहीं करते। अगर उनका नाम ECL में शामिल नहीं किया जाता और अगर वो जो है पाकिस्तान से फरार हो जाते हैं तो फिर किसी भी तौर पे कोई इदारा, कोई हुकूमत ये नहीं कह सकेगा कि कोई डील या डील नहीं थी। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया। अब चेयरमैन नैब ये कहते हैं नाजरीन के नैब फेस नहीं बल्कि केस देखता है, लेकिन मीर शकील रहमान के केस में लग ऐसा रहा है कि नैब केस की बजाय अब फेस देख रहा है। क्योंकि किसी भी सियासतदान का केस आप देख लें, उसमें तफ्तीश सिर्फ सियासतदान से नहीं, ज़रा सुनते जाइएगा, सिर्फ सियासतदान से तफ्तीश नहीं हुई बल्कि उनके बच्चों से भी की गई। जैसा कि आगा सुराज दुरानी साहब की मैं बात करूं, उनके खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासा जात केस में अहलिया नाहिद खान दुरानी, बेटियां सोनिया दुरानी, शहाना दुरानी, सारा दुरानी और बेटा आगा शहबाज दुरानी भी शामिल तफ्तीश रहे हैं। अब मैं खुर्शीद शाह साहब की बात जरा आपको याद करें तो खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ 1 अरब 20 करोड़ से ज़्यादा, आपको याद होगा, असासा जात केस में उनकी दोनों बेगमात नाज बीबी और तल्लत बीबी, 2 बेटों रुकने सूबाई असम्बली सैयद फारूक शाह और छोटे बेटे सैयद ज़रिक शाह, भतीजे जो कि सूबाई वजीर भी ट्रांसपोर्ट सैयद ओवैस शाह, जुनैद शाह के खिलाफ तहकीकात हुई और सूबाई जो साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन है, उनका केस अगर मैं आपको याद कराऊँ, उनके खिलाफ भी आमदन से ज़ायद जो केस था उसमें बेटे जो थे उनके रावल मेमन, अहलिया सदब मेमन और उनकी वालिदा जो हैं जीनत इनाम मेमन, उन्होंने भी हिफाजती ज़मानतें हासिल कर रखी हैं। और लाहौर में ये 54 कनाल अराजी केस में मीर शकील के बेटे मीर इब्राहिम और अहले खाना को ताहाल शामिल तफ्तीश किया ही नहीं जा सका। मीर शकील ने जाल साजी से 22 जुलाई 1986 को 54 कनाल अराजी अपने नाम लगवाई थी। LDF सिरान की मिली भगत से मीर शकील ने अराजी 2 अक्टूबर 1986 को अपने बीवी बच्चों के नाम करवाई। 54 कनाल अराजी में शामिल 2 सड़कों को भी गैर कानूनी तौर पर अपने अहले खाना के नाम करवाया। लेकिन मीर शकील रहमान के केस को जिस तरह से नैब हैंडल कर रहा है उससे 4 बुनियादी सवाल जन्म लेते हैं। वो सवाल ज़रा सुनिएगा। पहला सवाल ये कि जी शवाहिद होने के बावजूद नैब ने मीडिया फ़रौन मीर शकील के अहले खाना को क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया अब तक। दूसरा सवाल ज़रा सुनिएगा कि मीर शकील रहमान और अहले खाना के नाम ECL में आखिर क्यों नहीं डाले गए अब तक।
अब मेरा जरा तीसरा सवाल सुनिएगा। तीसरा सवाल ये कि मीर शकील की दरख्वास्त जमानत होने से पहले ही ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि उसे जमानत मिलने वाली है? जरा गौर कीजिएगा इस सवाल पर। अब जरा चौथा सवाल सुनिएगा मेरा कि मीर शकील ने गिरफ्तारी का अरसा अस्पताल में गुजार दिया, अब जमानत होने के बाद वो अस्पताल से घर चले जाएंगे, तो फिर एक और मुकदमे में नैब की नाकामी का तासुर यकीनन जाएगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ जिम्मेदार कौन कहलवाएगा, जिम्मेदार कौन होगा? ये वो सवाल आते हैं जिनके जवाब चेयरमैन नैब के अलावा कोई और नहीं दे सकता। हर इदारे की साख को बनाना उसके सरबराह की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और किसी भी इदारे की साख बनाने और बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक मौका ही काफ़ी होता है। अगर इस मुकदमे में नैब की जानिब से यही रवैया जो देखने में आ रहा है, यही रवैया बरकरार रखा गया, तो फेस नहीं केस का दावा सिर्फ एक मफरूज़ा रह जाएगा। डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।